नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। ईरान और यूरोपीय देशों के साथ परमाणु समझौते को फिर से कारगर बनाने की बातचीत मंगलवार को वियना में शुरू हुई। अमेरिका इसमें सीधे तौर पर शामिल तो नहीं है, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है जिसके सामने यूरोपीय मध्यस्थ सारी बातें रख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति को उम्मीद है कि वियना में चल रही बातचीत परमाणु डील में नई जान फूकेगी। अमेरिका के बाहर हो जाने के बाद ये तकरीबन बेकार हो गई थी, लेकिन पश्चिमी देश उसे कारगर बनाने के प्रयासों में लगे हैं। अमेरिका के समझौते में वापसी, ईरान से प्रतिबंधों को उठना और फिर से ईरान की शर्तों को मानने के बाद ही समझौते में एक नई ताकत आ सकती है। मंगलवार को इस मुद्दे पर हुई बातचीत को रचनात्मक बताया गया और अब एक्सपर्ट ने दो ऐसे कार्यकारी समूह बनाने पर सहमति जताई है जो एक तरफ अमेरिका के साथ उन प्रतिबंधों की पहचान करने पर चर्चा करेंगे जिन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं समूहों को सौंपी जाएगी। ईरान का रुख अमेरिका के साथ हालांकि अभी तक कड़ा बना हुआ है और वो सभी प्रतिबंधों को उठाने की मांग कर रहा है। लेकिन समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि किस तरीके से इस परमाणु वार्ता में अब नए संकेत दिख रहे हैं। अमेरिका क्या एक बार फिर से इसमें वापस आ रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसका असर, इस वार्ता का असर जिसमें अमेरिका अगर वापस लौटता है तो क्या होगा विश्व परिदृश्य में, ईरान पर और साथ ही भारत के ऊपर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा सर हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, चेयरपर्सन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेएनयू, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में शीलकांत शर्मा सर आपसे करना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय का इंतजार रहा और अब साफ तौर पर ऐसा लगता है कि अमेरिका कहीं न कहीं इस बातचीत में वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है, और इसे आप कैसे देखते हैं? और जो इसको लेकर तमाम यूरोपीय देशों की ओर से प्रयास हुए हैं, वो इसके पीछे बड़े कारण हैं या फिर कुछ और? नहीं, ये निस्संदेह ये जो कल जो कुछ हुआ ये बड़ा भारी कदम है। वो जो निराशा और एक अंधकार का वातावरण आ गया था पिछले 4 सालों से, वो उसको दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। और जो डिस्पोजिशन है जो दोनों का, जो अमेरिका का और ईरान का जो आउटलुक है इसको देखने के लिए, उससे भी आशा बनती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ये लोग, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, ये वही लोग हैं जो 2013 में जब पहली बार ये बातचीत शुरू हुई थी, बैक चैनल टॉक शुरू हुई थी, तो वो लोग थे, मतलब इट वाज डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट, ओबामा के साथी थे, बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, जेक सलिवान जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो तब इनके साथ बातचीतों में लगे थे। मिस्टर बिल बर्न्स थे, वो लीड कर रहे थे उस ज़माने में। तो उनकी कहानियाँ पढ़िए, तब से अब तक बड़ी मज़ेदार है। उस समय भी एक बैक चैनल बात हुई थी, बहुत ही एहतियात से कर रहे थे कि जरा सा भी बाहर आएगा तो दोनों तरफ इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल चार्ज एटमॉस्फेयर था कि गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों तरफ फेज टू फेज अप्रोच थी। एक तरफ सैंक्शन कैसे रिलीज किया जाए और दूसरी तरफ ईरान कैसे अपने एनरिचमेंट को रोके और प्रतिबंध माने। आज भी वही चीज़ है फिर से, क्योंकि अमेरिका के वापस जाने के बाद ईरान ने भी पहले तो कुछ रास्ता देखा उसने कि अमेरिका यूरोपियंस कुछ कर पाएंगे। जब नहीं कर पाए तो फिर ईरान ने अपना काम वापस करना शुरू कर दिया। अब वो आज कह रहे हैं कि ईरान के पास 50 किलोग्राम करीब यूरेनियम है जो 20% एनरिच्ड है, जबकि जो JCPOA है, जो एग्रीमेंट था, उसमें ईरान के पास सिर्फ 3% एनरिच यूरेनियम होना चाहिए और वो भी सिर्फ 300 किलोग्राम, उससे ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं था। तो उसको देखते हुए ये जो स्थिति है आज। पर एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि जब 2015 में डील हुई थी तो उस समय ईरान के पास करीब 18,000-19,000 सेंट्रीफ्यूजेस काम कर रहे थे। इन पिछले 6 सालों में उनका नंबर गिर गया और ईरान का जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूजेस था उस पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की उन्होंने, जानबूझ को, मतलब उन्होंने विलफुली इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम नहीं करेंगे ये। और IAEA इस सबको वेरीफाई करती रही है। तो IAEA की पिछले सालों की जो रिपोर्ट है, हर साल में 4 रिपोर्ट आती हैं, उन सब रिपोर्टों को देख के ईरान के लिए जो बना है, जो सपोर्ट बना है, वो ये है कि ईरान अपनी तरफ से इसको मानता रहा है, सिवाय पिछले 2 सालों में जब ईरान के सैंक्शंस उन्होंने फिर से लगा दिए तो फिर ईरान को करना ही पड़ा कि भाई हमको तो ये करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ये सब किया। पर रूहानी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, जावेद ज़रीफ का जो स्टेटमेंट है, जो तेहरान से स्टेटमेंट्स आए हैं, जो स्पोक्समैन आया प्रेसिडेंट का, उसका स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं वापस जाने के लिए।
वो जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं हम लोग ले सकते हैं, बशर्ते कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उनको हटाया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका में राजनीति ऐसी है कि वो जो जब 2015 में बन रहा था तो ओबामा प्रेसिडेंट थे और ताकतवर थे, तो उनको इतना डर नहीं था। पर उनको जब शौक ये लगा कि जब नेतन्याहू ने रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर उनके खिलाफ बहुत मुहिम छेड़ी, तो अब वो रिपब्लिकन जो बैकवाटर्स हैं उनका डर अभी भी है बाइडेन को, तो वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि ये लोग कहें कि ईरान को हमने ज़्यादा आज़ादी दे दी। तो इसलिए बाइडेन का भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है वो, और ईरान में जून में इलेक्शंस हैं, तो ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो जून में रूहानी को और जरीफ को जिम्मेदार बताएंगे इस तरह के डील से। तो इन दोनों स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन है आज, और ये अब संभाल के इसलिए रखते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं, बातचीत, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। ये आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि ये बड़ा सवाल था सर कि वाकई अमेरिका शामिल भी हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वहां पर है और वो बातचीत कर रहा है यूरोपीय जो वार्ताकार हैं। ऐसे में स्वर्ण सिंह सर, कहीं ना कहीं दोनों तरफ, और जब ये समझौता लागू हुआ था 2015 जुलाई में, उस वक्त और उससे पहले जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं उन्हें पता है, जैसा कि कहा मेरे साहब ने, कि इसकी ज़रूरत क्या है और इससे अमेरिका के बाहर आने का नुकसान क्या होगा दोनों तरफ। और शायद इतने वर्षों के बाद प्रतिबंधों को झेलते हुए आज ईरान भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि सैंक्शंस के चलते क्या बड़े नुकसान उसे उठाने पड़े, और इसीलिए वो कह रहा कि प्रतिबंध अगर उठाते हैं तो उस समझौते की प्रमुख शर्तों की तरफ वो वापस लौटने को तैयार है। यानी कि दोनों तरफ से संकेत मैं कहूं कि पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, या अभी भी कोई बड़ी अड़चन आपको नजर आती है? अड़चनें कविंद्र काफी अभी रहेंगी, और ऐसा नहीं कि बहुत जल्द ही कोई सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पर इस साल आप देखें कि जो परमाणु प्रसार का पूरा ढांचा है, उसमें एक परमाणु प्रसार की संधि जो 1971 में हुई थी, उसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो 50 वर्षों में आपने देखा होगा कि अमेरिका एक तरह से परमाणु प्रसार की नीतियों का फ्लैग बेयरर रहा है कि किस तरह से उस पर रोक लगी रहनी चाहिए। इस वक्त दो बड़ी चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने। एक तो है उत्तरी कोरिया की, जो पहले से ही परमाणु अस्त्रों को पूरी तरह से उसका एक्सपेरिमेंट कर चुका है, अपने आप को परमाणु शक्ति मानता है। और दूसरा ये ईरान का, जिस पर 2015 में ये जो JCPOA एक बना था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम कभी कभी ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, उसके चलते उसके परमाणु शस्त्रों अस्त्रों की तैयारी करने पर रोक लगा दी गई थी। तो इस वक्त ये जो वापस बात शुरू हुई है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये परमाणु प्रसार की संधि के 50वें वर्षगांठ में यदि वो डील, जो न्यूक्लियर डील है ईरान के साथ, उसको वापस रिवाइव किया जाता है, तो ये अपने आप में बड़ी एक तरह से सफलता होगी अमेरिकी विदेश नीति के लिए। अब जैसा एम्बेसडर अभी कह रहे थे कि ये उनकी अंदरूनी राजनीति से बहुत जुड़ी हुई है इस वक्त, इसलिए जो बाइडेन उम्मीदवार बहुत जोर शोर से ये कहते रहे अपनी चुनाव भाषणों में पिछले साल के ईरान से वो सैंक्शंस हटा लेंगे और वापस इस न्यूक्लियर डील में ज्वाइन करेगा अमेरिका, वो बहुत ही धीरे धीरे उस तरफ एक तरह से अपनी जो नीति है उसमें शामिल हो रहे हैं और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार दोनों तरफ से, ईरान से भी और अमेरिका से भी, जो उम्मीद है, जो अपेक्षा है एक दूसरे से, वो बहुत ज्यादा है। तो शायद इसलिए भी है कि ताकि उसमें बार्गेन करने की एक थोड़ी सी जगह बनी रहनी चाहिए। इस वक्त आप देखिए अमेरिका ये चाहता है कि पहले तो ये न्यूक्लियर डील जो है, इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि ईरान जो दूसरे शिया लोगों को सहायता करता है लीबिया में, इराक में, सीरिया में, उसको उसे बंद करना होगा, और वहां उसके बाद वेरिफिकेशन करनी होगी कि जो कंप्लायंस आपस में तालमेल बना है धीरे धीरे वापस इसमें यूएस और ईरान के वापस जाने का, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसमें तकनीकी एक तरह से डिफिकल्टीज होती हैं, उसमें ट्रस्ट को लेकर डिफिकल्टीज होती हैं एक दूसरे से। उसी तरह से ईरान की भी बहुत सी उम्मीदें हैं अमेरिका के साथ। ईरान, जैसे अभी कहा गया
चाहता है कि पहले सारी सैंक्शंस हटाई जाएं। और ये करीब 1600 सैंक्शंस हैं। आप देखें, बहुत ही आक्रामक रुख था प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और एक तरह से युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। खासकर जब जनवरी पिछले साल आपने देखा कि वो उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक को ऑथराइज किया और उसमें जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई, तब लगा कि शायद युद्ध भी हो सकता है खाड़ी के देशों में इस तरफ। तो इतनी जो तनातनी बनी थी वो अभी पूरी तरह से हटी नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन्स का जो पूरा जो अभी प्रभाव है वहां की अंदरूनी राजनीति में वो अभी भी है, और प्रेसिडेंट बिडेन उसको समझते हैं और धीरे धीरे इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने अभी दो सेपरेट सब ग्रुप्स बनाए हैं, वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं। एक सैंक्शंस किस तरह से हटाई जाएंगी और दूसरा दोनों देश वापिस JCPOA में शामिल किस तरह से होंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है, एक उम्मीद बनती है, और मुझे लगता है कि इसमें इस वर्ष के अंत तक भी इस सफलता को हासिल कर लें तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा अपने आप में एक कदम होगा दोनों तरफ से। शीलकांत सर, क्योंकि जब अमेरिका ने इस डील से अपने आप को बाहर किया था, मुझे याद है उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि ये डील एक तरफा है और इससे जो परमाणु प्रसार है उसको रोकने में लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जबकि अमेरिका के संकेत साफ दिख रहे हैं कि वो इस बातचीत के टेबल पर लौट रहा है, ऐसे में हटने के पीछे के जो तर्क थे उस वक्त में, उससे अमेरिका का पलटना या उससे नए रुख की तरफ जाना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, और उसके लिए क्या बाइडेन साहब की रणनीति या रूपरेखा हो सकती है? नहीं कविंद्र, बात ये नहीं है, क्योंकि वो ट्रंप साहब जो कह रहे थे, जो उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें वो तर्कसंगत था ही नहीं। कहाँ वो एक नॉर्थ कोरिया से बात कर रहे थे और उनसे सोच रहे थे कि वो किम जोंग उनसे बात करके एकदम से ठीक कर लेंगे सामान। वो कहाँ जो अच्छी लिखी पढ़ी हुई टेक्स्ट बिल्कुल था, JCPOA था, जिसमें ईरान बाकायदा मान रहा था, इम्प्लीमेंट कर रहा था, IAEA की रिपोर्ट सपोर्ट कर रही थी, उसको डिसरिगार्ड कर रहे थे वो। तो वो तो अपनी एक लाइन थी उसको लगा रहे थे, उनका पॉलिटिकल एम था। तो वो तो सरासर गलत था। उसमें जितने भी दुनिया में नॉन प्रोलिफरेशन को डील करने वाली पूरी कम्युनिटी है, शायद यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह, उनको वो बात सरासर तर्कसंगत नहीं लगी। अब लेकिन अमेरिका की राजनीति ऐसी है कि तर्कसंगत कोई रियलिटी में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, इस पे उनको बड़ा वो है, जैसे 6 जनवरी के जो कुछ हुआ वहां पे उसको देखते हुए। इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना बाइडेन की पॉलिसी हो गई है। वो उनका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रहा है ताकि ये लोग गलत प्रचार ना कर दें। फिर आप देखिए नेतन्याहू साहब जो हैं वो अपने ही इज अप टू इट, वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो ईरान का एक बेड़ा उन्होंने गिरा दिया है रेड सी में, इसके पहले ईरानियन साइंटिस्ट को मरवा दिया था। और जैसा कि स्वर्ण सिंह साहब कह रहे थे कि वो लास्ट ईयर सुलेमानी का असैसिनेशन किया, तो इससे ईरान में अंदर भी तो इसके लिए बहुत आक्रोश है। अब ईरान इस आक्रोश को कैसे डील करेगा जब तक सैंक्शंस ना लिफ्ट हों? तो ये बात है। पर मैं ईरानियंस को इस बात के लिए उनकी तारीफ करूंगा कि बावजूद तमाम प्रेशर के वो बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं। जैसे IAEA का जो डायरेक्टर जनरल है वो तेहरान में था पिछले महीने, चाहे फरवरी में थे वो, तो उनके साथ उन्होंने फिर भी अरेंजमेंट किया है कि IAEA जो कुछ ऑब्जर्व कर रही है करती रहेगी, पर यह है कि एडिशनल प्रोटोकॉल जो था, जो NPT का एडिशनल प्रोटोकॉल होता है, उसको ईरान मान रहा था, लेकिन वो कहा अब जब तक ये नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, उनकी पार्लियामेंट में ईरान की असेंबली जो है उसने भी, मजलिस ने एक कानून पास कर दिया है, तो उसके कारण भी ईरान ने जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो प्रतिबंध मान लिए थे उसमें भी ईरान ने कहा कि देखिए ये अब वो वाली स्थिति नहीं है, JCPOA के तहत जो कुछ हमने कहा था उससे फर्क है ये। पर फिर भी IAEA का DG का ये मानना था कि जो कुछ ट्रांसपेरेंसी ईरान के साथ थी उसमें कुछ ज्यादा कमी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि बाइडेन साहब के लोग अच्छी तरह समझते हैं। ईरान की जो ट्रांसपेरेंसी है उन्होंने खोल के रखा। आज भी ईरान में IAEA की जो रीच है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो रिपोर्ट्स हैं, वैसी और कहीं नहीं है, NPT के ऊपर है ये। ईरान ने जो कुछ एक्सेप्ट किया था उसको अभी भी वो लोग मान रहे हैं, इसी उम्मीद में कि क्योंकि यूरोपियंस उनको भरोसा दिलाते रहे कि आप इससे मत हटिएगा, इससे आपका केस स्ट्रांग होगा और आपके खिलाफ सैंक्शन है वो हटेंगे। अब ट्रस्ट डेफिसिट एक बात और भी है कि जो कंपनीज हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया था ईरान के साथ,
वो एकदम से सख्ते में थी, जब इन्होंने एकदम से बंद कर दिया, सैंक्शन फिर से लगा दिए। तो व्यापार वगैरह में, इन्वेस्टमेंट में जो कुछ काम होता है, उसमें एकदम से अगर इतना बड़ा खतरा है तो उनको अब वो गारंटी मांगती हैं, चाहे सब जगह की, कि भाई आप फिर से सैंक्शन तो नहीं लगा दोगे। तो ये अमेरिका को इस बारे में गारंटी देनी जरूरी होगी। ओके। फिर एक बात और थी कि उस समय ओबामा साहब ने इसको प्रेसिडेंशियल डिसीजन लेके किया था, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस में सपोर्ट मिल जाएगा, और वो कांग्रेस में जाना नहीं चाहते थे। तो अब अमेरिका अगर जब करेगा तो क्या कांग्रेस के सपोर्ट लेके करेगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी तो अमेरिका की पेपर थिन मेजॉरिटी है, लेकिन है सेनेट में और हाउस में तो है ही है। तो वो कैसे करेगा? तो इसलिए जो टाइम स्केल है, मुझे लगता है थोड़ा लगेगा, अभी एकदम से नहीं। तो वो जो रूसी एम्बेसडर है जो वियना में, उनका भी स्टेटमेंट आया है। वो अब देखिए, रूस और चीन भी बहुत फर्क है। 15 में जो रूस और चीन जहां थे, आज वहां नहीं है, वो वहां से हट गए हैं काफी। उनके और अमेरिका के बीच में जो दरार है और खटास है, काफी बढ़ी हुई है। काफी ज्यादा पर बड़ी, बिल्कुल। पर यह बात मानने की है कि फिर भी वो लोग तैयार हैं, जो P5 की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें आए हैं। लेकिन जैसे रूस ने अपने एम्बेसडर को ही कहा, वियना तुम जाओ, तो वो ये बताने का तरीका है कि भाई हाँ ठीक, हम हैं आपके साथ। लेकिन और जो एम्बेसडर लिनॉम है, उन्होंने कहा कि एकदम से तो नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। पर ये दो वर्किंग ग्रुप जो हैं, जो कनेक्टेड हैं, और इनमें सिंक्रोनाइज्ड स्टेप्स एग्री हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मेट एक जो नजर आ रहा है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन स्वर्ण सिंह सर, जो अभी कहा श्रीकांत सर ने, ईरान के नजरिए से अगर मैं कहूँ, ईरान शुरू से ही, जो मैं कहूँ कि JCPO की तरफ से जो गाइडलाइंस या जो मानक तय किए गए थे, उसको भी उस वक्त उसने कहा था कि ओबे करता है और उसको कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका में जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनकी ओर से कुछ ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा था, जिसके चलते बात एक सीमा के बाद टूटती नजर आई। लेकिन क्या इस बार ईरान की जो स्थिति है और इस टेबल टॉक पर अमेरिका के लौटने के बाद जो इम्पैक्ट है, इनिशियली भले ही इसका फैसला इस परमाणु डील में क्या होता है उसमें एक लंबा वक्त लगेगा जब तक नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले इसके अगर इम्पैक्ट को समझें, खासतौर पर ईरान पर, तो वो कैसे दिखता है और जिस तरीके से विश्व परिदृश्य का नजरिया इस वक्त ईरान को लेकर है और उसकी जो जरूरतें हैं। कविंद्र, इस वक्त यदि इसको आप इसकी तुलना 2015 से कर रहे हैं, तो आज जब ईरान अमेरिका के साथ दोबारा से बातचीत शुरू कर रहा है, तो ईरान की स्थिति आज बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ईरान बहुत देर से सैंक्शंस झेल रहा था और उनसे निजात पाना चाहता था। और उस वक्त की असेसमेंट ये थी कि ईरान को कम से कम 1 साल या उससे भी ज्यादा लगेगा परमाणु अस्त्रों को तैयार करने में। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी जो टीम है, उनकी असेसमेंट है कि आज ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु अस्त्रों को है उसको तैयार कर सकता है। तो ईरान की जितने भी आप कहें कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत सा रेस्ट्रेन बना के रखा है, संयम रखा हुआ है, और उनका जो तकनीकी काबिलियत है, हैसियत है, वो आज अलग है 2015 से। दूसरी बात ये कि आप यदि भू राजनीति के नजरिए से भी देखें, उस तरीके से भी आप देखें कि 2015 में उनके साथ इतने ज्यादा देश नहीं जुड़े हुए थे। आज खासकर जैसे कहा गया कि रूस और चीन बहुत अच्छे से ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले नहीं थे। और ये राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान और भी कई देश जो हैं वो काफी नाराज हुए। यूरोपीय देशों को ही आप ले लें कि जब इमीडिएटली 2018 में सैंक्शंस लगा दी और पूरा जो तालमेल था वो बिगड़ गया अमेरिकी कंपनियों का ईरान के साथ, तो यूरोपीय देशों ने कोशिश किया कि क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं ताकि ईरान को जो डील है उसके ऊपर कंप्लायंस बनाए रखने के लिए कहा जा सके। तो यूरोपीय देशों को भी लगा कि वो उतना भार नहीं संभाल सकते हैं। तो एक तरह से 4 साल का जो कार्यकाल रहा, जो आक्रामक विदेश नीति रही राष्ट्रपति ट्रंप की, खासकर ईरान को लेकर, उससे एक बहुत ही तिल मिलाने वाली हालत तैयार हुई, चाहे वो यूरोपीय देशों में हो या चीन में हो या रूस में हो। तो उनका रुझान जो है वो धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ा है। तो आज ईरान, मुझे लगता है कि 2015 के कंपैरिजन में उसके जो एडवांटेजेस हैं वो अलग हैं, और राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो अंदरूनी राजनीति का जो उन पर झुकाव है या उन पर प्रभाव है, विदेश नीति पर कहां तक वो
अपने आप व्यक्तिगत तौर पर निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए आप देखें वो बार-बार कहते हैं सभी देशों को साथ लेकर वो अपनी विदेश नीति के जो है एम्स को आगे बढ़ाएँगे। तो राइट सर। उनकी अंदरूनी जो उनका प्रभाव है राजनीति का, उसका जो जुड़ना है विदेश नीति से, वो उनको थोड़ा-सा शायद कमज़ोर बनाता है आज। तो हालाँकि दोनों तरफ से उम्मीद की गई है, अपेक्षा है कि वो दोनों वापस इस डील में आना चाहते हैं। पर ईरान मुझे लगता है, जैसा आपने मुझे पूछा, आज शायद उतना कमज़ोर अपने आप को नहीं पाता है जितना शायद 2015 में अपने आप को एक अलग-थलग देश पाता था। खाड़ी में भी ईरान को छोड़कर सारे देश अमेरिका से जुड़े हुए थे। वहाँ भी कुछ ना कुछ रुझान बदले हैं थोड़े से। ऐसा नहीं कि वो ईरान के साथ जुड़ गए हैं, पर अमेरिका से उनका तालमेल थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उसको चोट लगी है पिछले 4 सालों में। इसलिए आज ईरान बार्गेन करने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा सक्षम नज़र आता है। शीलकांत सर, दोनों के बीच यानी कि अमेरिका और जिस तरीके से प्रतिबंध लगे ईरान पर, उसके बाद क्योंकि भारत के व्यापारिक रिश्ते और काफ़ी हित ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, और कैसे देखते हैं अगर ये वार्ता एक बार से फिर पॉजिटिव मैं कहूँ कि ट्रेंड की तरफ तब्दील होती है, उसकी तरफ आगे बढ़ती है, तो किस तरीके से जो हित हैं हमारे वो कहाँ पर और किस तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, एक तो हमने जो ईरान के साथ फूड का इंपोर्ट था वो बिल्कुल बहुत करीब नहीं के बराबर हो गया था अमेरिका के सैंक्शन के चलते हुए। तो वो अगर हो जाएगा तो अच्छी बात होगी कि भारत और ईरान के पास के तेल के संबंध हैं वो बहुत लंबे हैं, और उस पे एक परस्पर जो विश्वास का वातावरण बन जाएगा तो अच्छा होगा वो। दूसरा, भारत और ईरान के साथ जो दूसरे ट्रेड हैं, बहुत सारे हमारे जो प्रोविजंस हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, ये सब चीज़ें ईरान के साथ हम ट्रेड ऑफ करते थे, और वो ट्रेड शुरू हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर हमारा चाबहार पोर्ट पे तो अभी तक अमेरिका बड़ा अंडरस्टैंडिंग रहा है इस मामले में। तो ट्रम्प के ज़माने में भी चाबहार पोर्ट के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो चाबहार पोर्ट को जो हम बना रहे हैं उसमें भी ईरान का के साथ सहयोग जरूरी है। पर हुआ यह है कि जैसे स्वर्ण सिंह जी बता रहे थे कि वो इस दौरान ईरान का जैसे चाइना के साथ बड़ा गहरा संबंध हो गया है। वो $400 बिलियन की डील की बात हो रही है अब कहते हैं, और अब उसका कितना सच है कितना नहीं ये बात दूसरी है। लेकिन अब चाइना चाहता है कि ईरान के साथ वो तेल ले ले और बाकी जो कुछ दे सकता है दे दे। तो वो जो संबंध बढ़ेगा उसके कारण ईरान का इंटरेस्ट थोड़ा सा फर्क होगा। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो सत्ता, जैसे रूहानी साहब खुद उनका मेमोयर छपा था जब वो जीत के आए थे आज से 8 साल पहले। उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो बड़ी मज़ेदार बात है उनका जो कि नॉन अलाइन्ड के साथ बातचीत करके रहना, उनके साथ रहना ऐसा है जैसे उनके यहाँ पैकाना कार होती थी। ईरान की जो डोमेस्टिक कार थी वो है, और चीन और रूस के साथ चलना मतलब स्कोडा टाइप की कारें। और जब अमेरिका के साथ चलो तो वो मर्सिडीज कार। तो वो ईरान के उनकी माइंडसेट में ये बात आज भी है कि अगर अमेरिका के साथ संबंध सुधर जाएं और वेस्ट के साथ संबंध सुधर जाएं तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यही कारण है कि अभी तक उन्होंने बहुत रेस्ट्रेंट अपनाया है, और जो खुलूस दिखाया है, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है वो सराहनीय है बावजूद तमाम परेशानियों के। तो मैं सोचता हूं कि भारत के साथ ईरान के संबंध हम लोगों को तो जितना स्टेप्स ले सकते हैं लेते हैं, और अब यही है कि फिर ईरान में 2 महीने में इलेक्शंस भी हैं। उस इलेक्शन के बाद ये सब लोग, रूहानी साहब के 2 टर्म्स हो जाएंगे तो तीसरा टर्म होगा कि नहीं, जावेद जरीफ के साथ भी ये होगा। इन लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे वो हो गए थे, मतलब रेपो बड़ा अच्छा था। जावेद जरीफ तो भारत कई बार आए और वो एज ए डिप्लोमेट खूब जानते थे। तो ईरान की जो लीडरशिप है उसके साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, और जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी भारत को सही उससे समझते हैं। तो ये जो अड़ंगा था, एक समझ लीजिए, जो ट्रम्प साहब ने दिया था सबके संबंधों में, वो अड़ंगा हट जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है। फिर मिडिल ईस्ट में भी जो स्थिति है वो थोड़ी फर्क है। आज मिडिल ईस्ट की स्थिति में अमेरिका बहुत केयरफुल है। सऊदी अरेबिया को भी उन्होंने मना के रखा है। ईरान के साथ जो स्टेप्स ले रहे हैं वो फूंक के ले रहे हैं। टर्की के साथ भी बाइडेन साहब का जो है वो, उसमें नेटो की मीटिंग्स हो रही हैं, टर्की को किस तरह से फिर से सॉफ्टनिंग हो रही है। तो इजिप्ट के साथ भी, तो ये मिडिल ईस्ट में अच्छा, कतार है, और ये सब ये जो छोटे कंट्रीज हैं गल्फ के, वो भी सबको बड़े आशा से देख रहे हैं।
तो एक तरह से एक तरह का समा बन रहा है जिसमें कि नई बयार आप कह रहे हैं जिसके संकेत मिल रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में देखें, ईरान में देखें, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद। स्वर्ण सिंह सर, बहुत संक्षेप में सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, खासतौर पर अगर भारतीय संबंधों को लेकर कहें और हितों को लेकर? मैं एम्बेसडर शीलकांत शर्मा से पूरी तरह से सहमत हूं कि आपसी संबंधों में इसका फायदा होगा, पर मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूं कि भारत का जो परमाणु अप्रसार को लेकर नजरिया है, उसमें भी भारत ने बार बार कहा है कि एशिया के देशों में और नए देश इस तरह के नहीं बनने चाहिए जो परमाणु अस्त्रों की होड़ में शामिल हों। तो यदि ये संधि वापस से दोनों देशों को अंदर ला सकती है और न्यूक्लियर डील में अमेरिका और ईरान वापस जुड़ जाते हैं, तो ये भारत के हित में उस तरह से भी होगा कि भारत की जो परमाणु अप्रसार की नीति है उसको भी ये सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा, मुझे लगता है। इसलिए सीधा असर इसका आपसी रिश्तों में तो है ही, पर अपनी जो हमारी नीति है परमाणु अस्त्रों को लेकर, उसमें भी ये उसको और सुदृढ़ बनाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।